नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। क्या होता है वो पल जब एक इंसान सुसाइड के बारे में सोचता है? एक बार नहीं, कई बार वो मरता है। क्या निर्भया के समय में भी उसकी माँ ने ये सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा? लेकिन लड़ी वो झांसी की रानी अपनी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। परंतु पिछले बार के आंदोलन में जो सवाल मैंने पूछे थे उससे हटके आज कुछ सवाल है जिसमें ज़ीशान सिद्दीकी सर, जो कि जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष है, वो इस केस को परस्यू कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत करती हूँ मैं, लतिका शामी हूँ मैं। सर, पिछले बार के आंदोलन में जो हमने सुना था, आज उससे कहानी थोड़ी सी टर्न है। टर्न ये है कि 4 लोगों को आप एडिशनल एफआईआर में दर्ज करना चाह रहे हैं, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन सवाल वही है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जैसी बात आपने रखी थी, क्या वो कैंसिलेशन की बेल के लिए प्रोसिक्यूशन अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाना चाह रहा है? अभी तक बेल कैंसिलेशन की हमको कोई जानकारी नहीं मिली है। और ये जब और अभी में 4 आरोपी नए नहीं आए, तभी भी जो हमारा आंदोलन था वो यही टॉपिक को लेकर था कि ये 4 लोगों को आरोपी बनाया जाना चाहिए। मेन आंदोलन इस वजह से था। 11 लोगों को जहाँ आरोपी बनाया जाना चाहिए था, वहाँ से 7 लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। तो जो 4 लोग हैं, जैसा कि एक पीआई मंडोधारे है, इसके पहले भी मैं आपको पूरा वो बाइट दे चुका हूँ। पीआई मंडोधारे, तत्कालीन डायरेक्टर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का राजेश चौधरी, तत्कालीन प्लेसमेंट हेड गौतम कुमार, तत्कालीन सिक्योरिटी हेड धर्मेंद्र पाल, इन लोगों को की इक्वली इनका रोल रहा है यशस्वी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए। वो दरिंदों के अलावा इनको भी प्रॉपर इक्वली रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए आरोपी बनाया जाना चाहिए, और हमारी यही मांग है। लेकिन यहाँ पर बहुत अफसोस की बात है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश यहाँ पर पीएसआई दीपक पवार, जो कि आईओ था ये केस का, उसके द्वारा हमको साफ दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस सिर्फ ये है पिछले बार में और अभी में, कि पिछले आंदोलन के बाद हम लोग नागपुर के जॉइंट सीपी साहब रेड्डी साहब से मिले, जहाँ हमने उनको पूरे पॉइंट्स अपने पुटअप करे। ये चारों की जो हरकतें हैं वो हरकतें बताते हुए कि सर कैसे इनके ऊपर गुना दर्ज होना चाहिए। तो हमारे सामने जब रेड्डी साहब ने पीआई मंडोधारे की गड़बड़ वाले केस के डॉक्यूमेंट्स अपने पास बुलाए, इस केस के जो करंट केस है इसके बजाज नगर पुलिस स्टेशन के पीआई को फोन करके डॉक्यूमेंट्स कॉल आउट करे, तब हमको पता चल रहा है कि माननीय, सम्माननीय, आदरणीय महोदय दीपक पवार साहब ने चार्जशीट पुटअप कर दी है। 17 सितंबर 2025 को मेरा आंदोलन हुआ, 22 सितंबर को शायद उन्होंने चार्जशीट पुटअप कर दिया। ये क्यों पुटअप किया कि इतने महीनों से चार्जशीट इन्होंने पुटअप नहीं किया था। इनको तो अपने तरीके से घुमा रहे थे पीड़ित परिवार को। जब मेरा आंदोलन हुआ तो ये मेरा पूरा उनके ऊपर में आरोप है स्पष्ट तौर पे, कि उनको ये समझ में आया कि इशू अब बढ़ रहा है। जो आरोपियों को बचाना चाह रहे थे वो बचा पाएंगे नहीं, वो चीज टालने के लिए आरोपियों को मदद करने उन्होंने आनंद फानन में चार्जशीट पेश कर दी। चार्जशीट पेश करने के पहले जब भी इन लोगों ने उनसे अप्रोच किया कि सर ये लोगों को आरोपी बनाओ, ये लोगों को आरोपी बनाओ, तो वो आदमी ने हमेशा इनके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ किया। इनको यही कहा गया कि इनको हम आरोपी बनाएंगे चार्जशीट पुटअप होने के पहले। सर, लेकिन आरोपी बनाने के लिए मुंह से बोलने की जरूरत थोड़ी ना होती है, हमें एक रिटर्न आवेदन भी तो देना पड़ता है। दे चुके। तो आवेदन में आपने लिखा था स्पष्ट तरीके से कि हमको ये 4 लोगों को आरोपी बनाना है। बिल्कुल लिखा हुआ है। क्योंकि हाँ, सुनिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप मीडिया से हो, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो ये आपको और मेरे को नॉलेज है कि कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए। ये हर आम व्यक्ति को इस चीज का नॉलेज नहीं रहता। पहले जिसके घर की एक बेटी मर गई है जवान, वो अपने 10 ट्रॉमा में रहता है। आमतौर पर पब्लिक यही गलती करती है कि वो जाती है और मुंह जबानी अपनी शिकायतें करती है, लेकिन सिर्फ इन्होंने मुंह जबानी ही नहीं किया था, इन्होंने लिखित भी शिकायत किया था। और बहुत शर्म की बात है कि पीएसआई दीपक पवार इनको लगातार ये आश्वासित करते रहे कि इसके अंदर इनको आरोपी बनाया जाएगा, चार्जशीट पुटअप करने के पहले तुमको दिखाया जाएगा। लेकिन चार्जशीट आनंद फानन में उन्होंने पेश कर दी, इनको दिखाया भी नहीं और इनसे छुपा के रखा कि चार्जशीट पेश हो गई। जब रेड्डी साहब ने फोन किया बजाज नगर पुलिस स्टेशन में, डॉक्यूमेंट्स बुलाए, जब पीआई साहब ने उनको बताया होगा दीपक पवार को, आईओ को, कि साहब ने बुलाया कल अपने को डॉक्यूमेंट्स लेके, तब रेड्डी साहब के केबिन से जैसे हम निकले वैसी 10 मिनट में उनका कॉल आया है यशस्वी के भाई को, दीपक पवार का, और तब उन्होंने बताया कि हमने तो चार्जशीट पुटअप कर चुके। तो अभी भी ये खत्म नहीं होता है। यहाँ 173 एक्ट के तहत अभी भी पुलिस वाले जो है वो चार्जशीट में आरोपियों को ऐड कर सकते हैं। ज़ीशान सिद्दीकी सर, आपका नाम इतना हाईलाइट होता है, रितिका मालू हिट एंड रन केस में भी आप बुआ जो थे उनके पीछे जो पड़े, तो आज तक वो केस चालू ही है और उसमें कार्रवाई चालू हो चुकी है। परंतु बजाज नगर पुलिस स्टेशन के पीआई से आपकी मुलाकात हुई है, ताकि आपने एकदम निष्कर्ष में कैसे पहुंच गए कि वो नहीं कर रहे थे कार्रवाई, या फिर वो अपना कुछ पर्सनल इंटेंशन है या पर्सनल कुछ उनका ऐसा है? क्यों ना आपने एक बैठक करके उनसे डिस्कस किया हो तरीके से? मैंने डिस्कशन किया हूँ पीआई साहब से, रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने ये भी हमको आश्वासन दिया कि आगे की जो जांच है इस केस की वो दीपक पवार नहीं करेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और पीआई साहब से मिलना या फिर मैं ये निष्कर्ष पर कैसे जो पहुंच गया, जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इसका सिंपल जवाब है कि जब 7 लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है तो 7 में से सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ के दीपक पवार ने लेकर के आए। बाकी 6 लोगों के मामले में दीपक पवार का, इनको पीड़ित परिवारों को, ये देखिए पीड़ित परिवार मेरे साथ में, जो इन्होंने बताया वही मैं बोल रहा हूँ। और आंटी, अंकल, सुयश, अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ या अपने मन से, तो आप मुझे बिल्कुल मीडिया के सामने बोल सकते हो।
इनको बोलते दीपक पवार का हमेशा ये जवाब रहा वो 6 आरोपियों के मामले में कि वो बाहर के हैं, रिजर्वेशन मिलेगा तो ही हम जाएंगे। तो कितने महीनों तक रिजर्वेशन नहीं मिलता है आज के टाइम में, या पुलिस के पास में गाड़ियों की कौन सी ऐसी कमी हो गई है, तो इस पे से आप क्या सोचोगे। दूसरी बात, राजेश चौधरी जो तत्कालीन डायरेक्टर है कॉलेज का, वो टाइम जो डायरेक्टर था, जिसके खिलाफ शिकायत है, उसके ऊपर क्यों गुना दर्ज नहीं किया गया, उसके बारे में इनको ऐसा क्यों बोला गया कि उसको आरोपी नहीं बनाया जा सकता। नहीं, जैसे आप बोल रहे हो बाहर के हैं, बाहर के मतलब कौन से स्टेट के हैं सारे आरोपी? राजस्थान, बिहार, यूपी, ऐसे सब बाहर तो के। राजस्थान या यूपी गवर्नमेंट के पास में आवेदन यहाँ से गया है, एप्लीकेशन के ऐसा एक केस दर्ज हुआ था, एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, क्या आपने अपने पूरे पिटीशन की कॉपी या चार्जशीट की कॉपी या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है, क्या आपने यूपी गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट के सीएम को भेजा? ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ना मैम, ये हमारा भेजने का काम नहीं था, ये काम पुलिस का था, पुलिस को पुलिस चलना था। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी बेटी की आत्महत्या करने के बाद ये काफी टाइम बाद मेरे टच में आए हैं। इन्होंने कोशिश किया, बोलते इसके पहले भी मुझसे टच में आने की। इन्होंने इंस्टाग्राम का मुझे 2-2.5 महीना पहले का मैसेज भी दिखाया, लेकिन पब्लिक अकाउंट होने की वजह से उसमें काफी सारे हजारों लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं। इनको मेरा नंबर कहीं से नहीं मिल पा रहा था, जब मेरे से नंबर मिला मेरा इनको, तब से मेरे टच में आए। और जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ये पुलिस का काम है। तो अभी जब हम रिट पिटीशन डालने वाले इसमें हाईकोर्ट में पुलिस को पार्टी बना के, तो हमारी पूरे तरीके से हर चीज की मांग है। अरे हमारी तो ये भी मांग है कि जब एंटीसिपेटरी बेल मिली, अभी सीसीटीवी फुटेजेस भी हम ध्वजाज नगर पुलिस स्टेशन के बुलवाएंगे कि एंटीसिपेटरी बेल में कंडीशंस होती है। कोई भी 1 या 2 दिन कोर्ट डायरेक्ट करता है कि तुमको हर हफ्ते ये वाले दिन आना है पुलिस स्टेशन, तो उसमें वो दरिंदे आए भी थे या नहीं आए थे, क्योंकि नहीं आए होंगे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है और बेल कैंसिल होती है। कंडीशन में से एप्लीकेबल है क्या कि आपको आके प्रेजेंट होना है, आपकी साइन होंगी? एंटीसिपेटरी बेल अगर मिल जाती है तो उसके बाद होता है वो। तो लेकिन इनको एंटीसिपेटरी बेल मिलने का मौका भी तो ये महोदय नहीं देना पवार साहिब ने। मतलब हम सोच के रखें कि पुलिस हमारी मदद के लिए नहीं है सर, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है? हम स्पेसिफिकली पवार साहब की बात नहीं करते, नागपुर पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस और सीएम जो हमारे इतने अच्छे हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि महिलाओं के लिए हम एक कड़क कानून को लेकर आए। 354 तो एक इनिशियल स्टेज है, 354A, 354B और 376 में भी महिलाओं के लिए कानून अच्छे पास हुए और महाराष्ट्र में भी अच्छे पास हो चुके हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट तो नहीं जानती कि महाराष्ट्र की लड़की के साथ ऐसा हुआ है। तो ये तो जिशान सिद्दीकी और फाउंडेशन, माता पिता को अगर हम फिलहाल के लिए साइड में रखें कि वो ट्रॉमा में थे, लेकिन फाउंडेशन के लोग तो कॉपी भेज सकते हैं। अरे मैडम, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे टच में ही नहीं थे उस समय, तो मैं कैसा भेजूंगा? लेकिन और अभी मुझे बताइए, मेरा लेटर ज्यादा मायने रखेगा पुलिस के पास में, या खुद नागपुर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस लेटर भेजेंगी? मेरे बोलने पर तो यूपी पुलिस वहाँ के उनके घरों तक के नहीं जाएंगी ना। यूपी पुलिस मेरे बोलने पर तो वहाँ पर नहीं जाएंगी। नहीं, आपकी बात सही है सिद्दीकी सर, लेकिन हम पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और न्याय मतलब ये एक हिसाब से ऐसा हो गया है, अगर ऐसे तरीके से हम सोचे तो ये तीनों को भी सजा हो जाना चाहिए कि इनको इतने कानून के नॉलेज नहीं थे। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी के घर की बेटी मर रही है, अभी पुलिस ने क्या करी उसका क्वेश्चन अगर आप हमसे करेंगे या इनसे करेंगे कि वो लेटर आपने क्यों नहीं भेजा, ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि एपीपी को ना दिखाते हुए दूसरे वकील को दिखा दिया गया कॉपी और उनसे एक परमिशन लेके चार्जशीट पुट अप कर दी गई विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रोसिक्यूशन, विदाउट द नॉलेज ऑफ द विक्टिम फैमिली, राइट? तो वैसे हमें भी तो तत्पर कुछ ना कुछ कार्रवाई फास्ट करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा सर। अभी तो जारी है ना मैम, अभी क्या करेंगे? अभी एकदम से बैठ करके, या तो ये ऑप्शन आखिरी कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठ जाओ भूख हड़ताल करते हुए और बेमुद्दत जब तक आप नहीं करते। अगर ये मजबूर करेंगे, देखिए आप इसके पहले भी मेरे केस फॉलो करे हुए हैं, जैसा आपने जिक्र करा रामझूला में वो पीआई बुआ का, तो उसके भी मामले में अभी देखिए उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठी है सीआईडी की। बाकायदा एक केस नागपुर पुलिस से छिनवाया गया था और सीआईडी को सौंपने हमने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी। तो जाहिर सी बात है कि हर कानूनी प्रोसेस का एक तरीका होता है। यदि अगर उस तरीके से काम अच्छे से नहीं करते तो कानून के जिस हद तक हमको जाना पड़े हम जरूर जाएंगे इसके अंदर में। अभी फिलहाल ये हमको समझ में आ रहा है कि नागपुर के एक जिम्मेदार व्यक्ति है, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है इनके ऊपर कार्रवाई करने का। तो अभी देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, नहीं होता है तो फिर जनता फाउंडेशन अपने तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएगा। एक माँ की क्या गुहार है, समय तो निकलता जा रहा है, वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता जो वक्त चला गया, बिटिया तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन न्याय की जो दौड़ है, जो रेस है, वो तो फास्ट किया जा सकता है। हाँ मैम, फास्ट तो किया जा सकता है और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए, हाँ, है ना? जितना फास्ट चलेंगे उतना जल्दी न्याय मिलेगा। मिलना तो चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए। आपको विश्वास है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर जो ये बात करते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, है ना, और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, सक्षम करना चाहिए, विकसित भारत की बात करते हैं हम इतनी बातें कर रहे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है तो माँ की गुहार तो सीएम साहब के साथ और पीएम साहब के पास तुरंत पहुंचनी चाहिए। मैम पूछनी तो चाहिए लेकिन नहीं गई है, शायद नहीं गई है शायद। आपको लगता है कि आज जाएगी? जानी तो चाहिए। जानी तो चाहिए, लगता है आज तो जानी चाहिए। लेकिन पिताजी, आप उस दिन कह रहे थे कि मेरी बेटी अगर वापस नहीं आ सकती तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मुझे आज भी आपके वो वर्ड्स याद है, लेकिन अभी क्या गुहार है? मैडम, मेरी बेटी को न्याय मिले, बस
यही दुआ करता हूँ मुख्यमंत्री साहब ने इसमें ध्यान देना चाहिए, जबकि वो हमारे एरिया के दक्षिण पश्चिम के मतदार संघ के, उनके मतदार संघ के, बाकी कोई वो तो पूरे महाराष्ट्र का हाँ, पर मुख्यमंत्री है। हाँ, पर हमारे एरिया ये नहीं कि अपना कोई एरिया का है। यहाँ महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के आने के कहीं की भी लड़की हो तो हर लड़की की तरफ ध्यान देना चाहिए। हर के तरफ है, प्लस गृह मंत्री है, पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, प्लस और भी ज्यादा फर्ज है जो अंकल बोल रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र के भी है। क्षेत्र के हम तो एक जो पॉलिटिकल करियर शुरू होता है तो जो सबसे पहली जिम्मेदारी आपके क्षेत्र की रहती है, ये तो हर तरीके से मतलब उनकी जिम्मेदारी है। भाई का क्या गुहार है? मैम मेरा सिर्फ यही बोलना पड़ता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जितने भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ये सब सिर्फ मीडिया के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए बना है, या फिर ये चीज़ें रियलिटी ऑन द ग्राउंड होती है? अगर ये ऑन द ग्राउंड होती है तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि हम तो हर किसी के पास गए, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। आज भी वो लड़के खुलेआम घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और सब चीज़ें हो रही है, और हमें बार बार पुलिस के पास हर जगह हमें जाना पड़ रहा है हमारे न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं दिख रहा है हमें दूर दूर तक। दूर तक न्याय नहीं दिखा। निशांत सर, जैसे आपने कहा कि उनको जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, एक्यूज जब तक सिद्ध नहीं होते, जब तक उसके ऊपर पूरे आरोप सिद्ध नहीं हो रहे कि हाँ ये आरोप उसके वजह से उसने क्राइम किया है, तो आपका ऐसा कहना है कि उनको जॉब लग गई होगी, उन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं दिखाया होगा, शो नहीं किया होगा और लग गया होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया है, एफआईआर की कॉपी वहाँ पे दिखाया गया है, सारी चीजें लिखी गई, उसके बाद में भी गवर्नमेंट ने उसको जॉब दी क्योंकि सिद्ध नहीं हुआ है कि आपको अभी जेल जाना है। लेकिन ये भी तो कंफर्म नहीं बोल सकते ना कि उन्होंने दिखाया ही है। क्या हमने इसके लिए आरटीआई फाइल किया? बिल्कुल कर दिया है। आरटीआई में कुछ जवाब आया है हमें? नहीं, अभी आने का है, आने का उसका समय होने का है पूरा। हाँ। और इनिशियल स्टेज जो होता है ना मैडम, हाँ। अगर नौकरी लग गई हाँ। उसके बाद किसी पे गुना दर्ज होता है तो भी गवर्नमेंट जॉब्स कई लोगों की चली जा चुकी है, मैं खुद इसके लिए गवाह हूँ। अगर हिडन रखा हो तो हिडन रखा हो तो हिडन रखने के मामले में तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हम बोल रहे हैं ना। ऐसा आपका कहना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हिडन नहीं रखा गया होगा सर तब, और तब गवर्नमेंट ने तब जानते हुए भी गवर्नमेंट ने जॉब दी होगी, तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे इसके बाकायदा पूरे रेगुलेशंस निकालने के बाद। तो आपने सुना कि जिशान सिद्दीकी सर ने मेरे हर सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से दिया है, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी सर, एज आई ऑलरेडी आस्क यू फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, हम मर्दों के कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन मर्दों के कानून तो तब बनेंगे जब महिलाएं हमारी सुरक्षित रहेगी। क्या आपको लगता है कि यशस्वी को न्याय मिलेगा? ये सवाल मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। यशस्वी सेक्सुअल असॉल्ट आत्महत्या कांड में आरोपियों को बचाने की कोशिश, नेशनल फायर कॉलेज की छात्रा के शोषण और आत्महत्या का मामला, जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी की अध्यक्षता में यशस्वी नामक छात्रा को न्याय दिलाने यशस्वी के परिवार के साथ जनता फाउंडेशन द्वारा प्रेस क्लब में पत्र परिषद ली गई। जिशान सिद्दीकी ने बताया कि 2021 से नेशनल फायर कॉलेज यशस्वी नामक छात्रा का नेशनल फायर कॉलेज में 7 लड़कों वीरेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार, अनुराग सिंह, हर्ष लौचक, शशांक शेखर, शशांक पांडे, अनुज सिंह द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा था। इनमें से कई लड़के कभी यशस्वी की कमर पे मारकर उसे छेड़ते तो कोई उसके शरीर के बारे में बेहद आपत्तिजनक और लज्जा महसूस कराने वाली बातें बोलता। मार्च 2022 में एक रात को 9 बजे इन 7 लड़कों ने यशस्वी को पकड़ लिया और उसके साथ बुरी तरह से शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद यशस्वी ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कॉलेज द्वारा कोई भी कार्रवाई उन लड़कों पर नहीं की गई। आइए सुनते हैं कि पत्र परिषद के दौरान जिशान सिद्दीकी की क्या मांग है। बने रहिए मेरे साथ। देखिए, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट, ये आज का विषय ऐसा है कि यशस्वी शेंडे नामक एक लड़की जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में स्टूडेंट थी, जो वहां पर पढ़ाई करती थी, यशस्वी का एनएफएससी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में यशस्वी के ऊपर में 7 दरिंदों द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। मार्च 2022 में इसकी पहली एफआईआर 354 की लगाई गई थी। 2021 के एंडिंग से यशस्वी के साथ में शारीरिक शोषण वाली हरकतें, मानसिक त्रास देने वाली हरकत शुरू हुई कॉलेज के अंदर, और मार्च 2022 में कॉलेज कैंपस के अंदर ही यशस्वी के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट 7 दरिंदों द्वारा किया गया। इतने बड़ी घटना की, जो कि एक नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, जिसको एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज बताया जाता है, ये फायर कॉलेज में यशस्वी के ऊपर जब सेक्सुअल असॉल्ट किया गया कैंपस के अंदर रात को 9 बजे, यशस्वी ने रिपीटेडली कंप्लेंट्स करी कॉलेज के डायरेक्टर राजेश चौधरी को, जो फुल टाइम का डायरेक्टर था कॉलेज का। राजेश चौधरी का अप्रोच इसके अंदर में टोटली संदिग्ध तरीके का रहा। इतना बड़ा एक घटना घटने के बावजूद भी कंप्लेन करने पर, शिकायत करने पर राजेश चौधरी ने लड़कों पर और 7 दरिंदों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ समय के बाद मजबूर होकर यशस्वी ने जब अपने पेरेंट्स से चीज डिस्कस की, पेरेंट्स यशस्वी को लेकर के जब राजेश चौधरी से मिले, तब भी राजेश चौधरी का अप्रोच ये था कि तू फायर के फील्ड में तूने एडमिशन लिया है, ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, इसको इग्नोर करना सीखो।
ये उसके वर्डिंग्स थे जो आपने बताया। ये इनके पेरेंट्स है, यशस्वी की माता जी, यशस्वी का भाई, यशस्वी के पिताजी मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये अप्रोच रहा है एक नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के डायरेक्टर का कि वो बेशर्मी से एक लड़की को, जो स्टूडेंट थी, उसको ये बोलता है कि अगर तेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो इस चीज का इतना इशू की जरूरत नहीं है, फायर का ये फील्ड है, इसमें लड़के ज्यादा है, मेल डोमिनेट फील्ड है। मजबूरन जब इन लोगों ने मानकापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है, वो टाइम 7 दरिंदों को आरोपी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन पीआई जो थी वैजयंती मंडोधारे मानकापुर पुलिस स्टेशन की, उसने 7 में से 4 आरोपियों के ऊपर में पूरी नरमी बरती और केवल 3 लोगों को आरोपी बनाया। वीरेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार और अनुराग सिंह, ये 3 ही लोगों को आरोपी बनाया गया और 4 लोगों को वैसे ही छोड़ दिया गया। पुलिस का नरम रवैया रहने से और तुरंत बेल मिलने से आरोपियों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ती गई। पहले उनको कॉलेज के डायरेक्टर का संरक्षण रहा, बाद में पीआई मंडोधारे का संरक्षण साफ दिखाई दिया। इसके बाद में 354 की गुना मार्च 2022 में दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की हिम्मत ज्यादा बढ़ती गई और मार्च से लेकर सितंबर तक लगातार यशस्वी को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। उसकी सुसाइड नोट में कई सारी चीजें लिखी है कि कभी वो ड्रिल के टाइम खड़ी है तो उसकी बैक पर हाथ लगा देना, कभी कैंटीन में बैठी है तो कंधे पे हाथ रख के सॉरी बोल देना। इस तरीके की हरकतें लगातार वो लड़की के साथ में चलती रही। कॉलेज से बाहर अगर वो जा रही है तो जो एंट्री गेट का रजिस्टर होता है उसके ऊपर जो अपना नाम की एंट्री करके जाती थी, रिटर्न आ रही है तो उसके नाम के आगे ब्रैकेट में वैश्या, दो बूब जैसे गंदे गंदे शब्द लिखे हुए रहते थे, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में। ये इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद मार्च 2022 में जबकि पहले एक एफआईआर दर्ज था 354 का, इतनी प्रताड़ना सितंबर 2022 में दोबारा मजबूर हुई और यशस्वी और उसकी माताजी जब मानकापुर पुलिस स्टेशन में दोबारा शिकायत करने गए तो ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, यशस्वी की माताजी ने जो मेरे को बताई है, यशस्वी के भाई ने जो मेरे को बताया है, इनको पीआई वैजयंती मंडोधारे इतनी बेशर्मी की हद पार करी है इस लेडी पीआई ने कि वो इनको बोलती है इनके सामने इनकी बेटी को कि दोबारा इस मामले में शिकायत करने नहीं आना। कितने बार तो शिकायत करेंगी, तुम्हें इग्नोर करना सीखना चाहिए, बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। जब वैजयंती मंडोधारे ने इनकी शिकायत नहीं ली तो पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। उच्च अधिकारियों के आक्षेप के बाद में मंडोधारे मैडम ने मजबूरन एक एफआईआर दर्ज किया, वो भी फॉर्मेलिटी का एफआईआर था। उसमें उन्होंने आरोपी का किसी का नाम नहीं डाला, अज्ञात आरोपी अननोन पर्सन के नाम से उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, जहां पर ऑलरेडी 7 सस्पेक्ट्स है, जहां पर 6 महीना पहले ही 3 लोगों पर गुना दर्ज हो चुका 354 का। दोबारा उनकी वही हरकतें चल रही है। जब पीड़ित परिवार और जो पीड़ित बेटी है वो शिकायत कर रही है तो वैजयंती मंडोधारे का आखिर ऐसा क्या लेना देना था आरोपियों से कि उन्होंने अज्ञात के नाम से सेकंड टाइम पे गुना दर्ज किया। ये इस तरीके की प्रताड़ना कंटिन्यूअसली झेलने के बाद कहीं से जब न्याय नहीं मिला, ये बहुत ही साधारण परिवार है जो मेरे साथ में बैठा है, इनको जब कहीं से न्याय नहीं मिला, मजबूरी में इन्होंने पूरी फैमिली ने डिसीजन लिया और यशस्वी कॉलेज से निकल गई, उसने कॉलेज छोड़ दिया। 2023 में यशस्वी ने कॉलेज छोड़ दिया। 2024 में, या आप गौर से सुनिए, 2022 में 3 लोगों पर गुना दर्ज था। गवर्नमेंट कॉलेज है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, जब ऑलरेडी कोई आरोपी होगी 354 जैसे गंभीर विषय के मामले में। 2024 में कैंपस सिलेक्शन आता है कॉलेज में, जैसा कोई भी बड़े कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन आती है, कंपनीज आती है, इंटरव्यूज लेती है और टैलेंटेड लड़कों को वहां से जॉब दे देती है। 2022 में जिनके ऊपर गुना दर्ज था वही उनमें से 2 लड़कों को 2024 में कैंपस सिलेक्शन में कॉलेज से ही जॉब लग गई। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर कॉलेज प्रशासन का ये दरिंदों का ऐसा कौन सा संरक्षण है कि इनके ऊपर में गुना दर्ज होने के बाद, इनके ऊपर क्राइम रिकॉर्ड रहने के बावजूद इनको इंटरव्यू प्लेसमेंट के लिए कैसा बैठने दे दिया गया। 2024 में 2 लड़कों की जॉब लग गई गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट में लगी, बाकायदा गवर्नमेंट कंपनीज में उनकी जॉब लगी। 2025 में इस केस का जो मेन दरिंदा है वीरेंद्र सिंह, उसको भी जॉब लग गई। ये एक लड़की है जो 19 साल की थी, यशस्वी, जब पहली बार उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। एक लड़की के साथ में जब ऐसी चीजें होती गई, घिनौनी चीजें, कॉलेज प्रशासन पूरे तरीके से दरिंदों को सपोर्ट कर रहा है। तत्कालीन पीआई मंडोधारे जो थी वो दरिंदों को सपोर्ट कर रही है, प्लस दरिंदों की जॉब्स लगते जा रही है, उनकी लाइफ सेटल होते जा रही है, इसकी लाइफ पूरी बिगाड़ने के बाद ये ट्रॉमा यशस्वी को बर्दाश्त नहीं हुआ और अप्रैल 2025 में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन बहुत शर्म की बात है, यहाँ कहीं मेरी बहनें भी पत्रकार बैठी है, ये बहुत शर्म की बात है कि एक लड़की के साथ में ये चीज हुई, जब प्रताड़ना कर रहे थे तब उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। जब उसने अपनी जान भी दे दी, वो और अपनी जेन्युइननेस क्या दिखाएंगे, उसने अपनी जान तक के दे दी। जान देने के बाद भी प्रशासन को, पुलिस के कुछ अधिकारियों को पूरे तरीके से उसके बावजूद भी होश नहीं आया। 7 आरोपी बनाए गए 108 के अंतर्गत इन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने के केस में, जहां पर टोटल 11 आरोपी बनाए जाने चाहिए थे। 7 वो दरिंदे जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था, प्लस 4 ये लोग जो थे जिन्होंने दरिंदों को पूरे तरीके से सपोर्ट किया था। राजेश चौधरी जो कॉलेज का तत्कालीन डायरेक्टर था, पीआई मंडोधारे जो वो टाइम पर मानकापुर पुलिस स्टेशन की पीआई थी, गौतम कुमार जो कि प्लेसमेंट हेड था, जिसने, हमको ऐसा पूरा यकीन है कि क्राइम रिकॉर्ड छुपा करके प्लेसमेंट हेड ने इनको अलाउ किया कैंपस इंटरव्यू में बैठने के लिए। प्लस जो धर्मेंद्र पाल, आप सोचिए कि एनएफएससी इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कॉलेज कैंपस के अंदर एक लड़की के साथ ऐसा हो जाता है तो सिक्योरिटी हेड क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड के सामने जो रजिस्टर रहता है एंट्री का, लड़के आ रहे हैं, रजिस्टर खोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के सामने गंदे गंदे वैश्या जैसे शब्द लिख रहे हैं यशस्वी के नाम के आगे, और गार्ड को इसके बारे में बोलते कोई जानकारी नहीं रहती। तो ये मामले में जहां पर 11 लोग को आरोपी बनाया जाना चाहिए, वहां पर 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके अलावा इस मामले को लेकर के जब मैंने 17
सितंबर 2025 को एक आंदोलन किया नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के सामने। ये देखिए अप्रैल 2025 की घटना जब यशस्वी ने आत्महत्या की। इतने महीने हो गए, लगभग 4-4.5 महीने, लेकिन इस केस का जो आईओ है दीपक पवार साहब, पीएसआई दीपक पवार बजाज नगर के, ये महोदय ने इतने महीनों में कोई चार्जशीट पेश नहीं की थी। हमारा लेकिन जब आंदोलन 17 सितंबर को हुआ तो आनंद फानंद में, क्योंकि अब ये केस गरमा रहा है, इस वजह से दीपक पवार ने 17 तारीख के आंदोलन के सीधा 22 तारीख को चार्जशीट पेश कर दी, ताकि जो बचे हुए 4 आरोपी हैं जिनको बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं वो बच जाए। 17 सितंबर को मेरा आंदोलन हुआ। 24 सितंबर को हम लोग नागपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर रेड्डी साहब से मिले। जब मैंने रेड्डी साहब के पास में सब पॉइंट्स पुटअप किया कि सर एक गुना मार्च 2022 में रहने के बावजूद पीआई मंडोधारी ने सितंबर के टाइम सेकंड गुना अज्ञात के नाम से क्यों दर्ज किया, और अज्ञात के नाम से अगर गुना उन्होंने दर्ज किया था तो उसके डॉक्यूमेंट्स बुलाए जाने चाहिए कि उसके आगे अज्ञात एफआईआर दर्ज करने के बाद अज्ञात के बारे में उन्होंने क्या पता करा चार्जशीट के पहले। रेड्डी साहब ने हमारे सामने मानकापुर के पुलिस स्टेशन में कॉल करके वो टाइम के पूरे डॉक्यूमेंट्स फॉलो अप करे अपने ऑफिस में। इसके बाद हमने ये भी बोला कि सर हमको ये भी पूरी शंका है कि कॉलेज ने, प्लेसमेंट हेड ने वो टाइम पर ये लड़कों का क्राइम रिकॉर्ड छुपाया था। रेड्डी साहब ने हमारे सामने वो भी डॉक्यूमेंट्स फॉलो अप करे। बजाज नगर के पीएसआई दीपक पवार पूरे आरोपियों को इसके अंदर नहीं जोड़ रहे, आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब हमने ये भी साथ के सामने डिस्कशन हमारा रखा तो पूरे पॉइंट सुनते हुए रेड्डी साहब ने बजाज नगर के पीआई को भी कॉल किया 24 सितंबर को, और उन्होंने ये हमारे सामने कहा पीआई को कि इसके पूरे केस डॉक्यूमेंट्स लेकर के कल मेरे कार्यालय में आओ। 24 सितंबर को हम लोगों की बात हो रही है रेड्डी साहब से। हम लोग रेड्डी साहब के केबिन से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते से दीपक पवार का फोन आता है यशस्वी के ब्रदर को, सुयश को, कि अपन ने तो चार्जशीट पेश कर चुके हैं। तब तक वो आदमी ने नहीं बताया चार्जशीट पेश हो चुकी है। इसके पहले इनको हर बार यही बोला गया, जब भी ये लोग बोलते थे कि सर ये चारों को भी आरोपी बनाओ, तो दीपक पवार का अप्रोच हमेशा से ये रहा कि चार्जशीट जाने के पहले आप जिस जिसको बोल रहे हो फैक्ट्स के साथ में उनको जरूर आरोपी बनाया जाएगा। ये दीपक पवार ने छुपा के रखा। जो लॉयर स्टार्टिंग से, जो सरकारी लॉयर स्टार्टिंग से इस केस में, वो लॉयर को उन्होंने चार्जशीट ना दिखाते हुए इनसे चोरी छुपके दूसरे लॉयर को दिखाए, ठीक है भाई वो लोग कर सकते हैं, लेकिन एक लॉजिकल बात है कि जो लॉयर स्टार्टिंग से किसी केस में और जो आपको अप्रोच खुद कर रहे हैं सरकारी लॉयर कि चार्जशीट हमको दिखाओ एक बार, ये उनको ना दिखाते हुए दूसरे लॉयर को चार्जशीट दिखाते और चुपके से उसको दाखिल कर देते हैं। तो इसमें अभी हमने बजाज नगर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से भी ये सब शिकायतें की है। हमको फिलहाल पुलिस विभाग द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया कि जो इसमें मुब्तला है उनके ऊपर में गुना जरूर दर्ज किया जाएगा। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, अगर अभी भी जैसे बेशर्मी दीपक पवार ने की है पीएसआई ने, अगर यही हरकतें जारी रहती है 173(8) के तहत अभी भी पुलिस चार्जशीट में बिल्कुल चेंजेस कर सकती है, आरोपी जोड़ सकती है। यदि ये होता है, वो बेटी को न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे द्वारा कानून के दायरे में रहकर बहुत बड़े आंदोलन नागपुर शहर देखेगा। और जो भी पुलिस अधिकारी इसके अंदर में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ में रिट पिटीशन जरूर जनता फाउंडेशन द्वारा पीड़ित परिवार के साथ मिलकर दाखिल की जाएगी, जैसा रामझूला के टाइम की गई थी। तो पीआई मंडोधारी तो फिर हम ये समझेंगे कि हो गया ना, मर्डर हो गया, तुमने इग्नोर करना सीखना चाहिए। एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मतलब मेरे नजर में ऐसा लगता है कि वो लड़की के हिसाब से आप हत्या कर दे रहे हो। जब आप उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जा रहे हो तो आप एक हिसाब से उसकी हत्या कर रहे हो। ऐसे मामले में जब वो लड़की जा रही है और बीइंग अ लेडी, एक औरत रहने के बावजूद में पीआई मंडोधारी और लड़की की अगर कंडीशन नहीं समझ पा रही है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसमें मंडोधारी के उनसे क्या कनेक्शन थे क्या नहीं थे इसकी भी पूरी जांच होना चाहिए वैजयंती मंडोधारी पीआई की। और ऐसी पीआई मैंने सुना कि आज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में नई लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही है, तो ये क्या ट्रेनिंग देंगी नई लड़कियों को? ये ट्रेनिंग ना दे दे कि तुम्हारे सीनियर्स कुछ करेंगे तो बर्दाश्त करना सीखना। ऐसी पीआई के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यही रहा कि इन्होंने पीएसआई जो दीपक पवार है, तब देखिए दादा, तब मैं वो टाइम पर पीड़ित परिवार मेरे टच में पूरे तरीके से नहीं आया था। दीपक पवार ने इनको लगातार यही बोले उसके बाद से भी कि जो आप आरोपी बोल रहे हो उनको हम आरोपी जरूर जोड़ेंगे। और ये मेरा मीडिया से भी, अब आपसे भी मैं क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट पुट अप कर रहा हूँ कि अगर किसी कॉलेज के अंदर कोई लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है और वो लड़कों के ऊपर गुना दर्ज होने के बावजूद अगर वहां का डायरेक्टर लड़कों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो क्या वो डायरेक्टर इसके अंदर में इसके आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए? कॉलेज को शिक्षा का मंदिर स्कूल कॉलेज को बोला जाता है। वहां पर अगर बेटियां सेफ नहीं रहेंगी और अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में अगर कोई भी महिला या लड़की के साथ कुछ गलत होता है फिजिकली, तो वो किसको अप्रोच करेंगी? वहां के बॉस को ही अप्रोच करेंगी। अमित शाह को लेटर लिखे और उन्होंने क्या क्या कानूनी कार्रवाई के बारे में? मैं सवाल का आपके जवाब देना चाहूंगा कि सेंट्रल मिनिस्टर लेवल पर अगर आप बोल रहे हो, अगर वो कार्रवाई कर देते तो मेरे को नहीं लगता कि हमको आंदोलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसके अंदर पड़ती। क्योंकि देखिए इसके अंदर में एक पॉइंट और है कि जब 108 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में जब 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, तो लड़के कितने पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, क्या रीजन हमको नहीं पता, लेकिन 7 में से एक ही व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, वीरेंद्र सिंह को, वो भी बहुत अप्रोचेस करने के बाद।
केंद्रीय मंत्री का तो हमको नहीं पता, केंद्रीय मंत्री का क्या है क्या नहीं है वो हमको इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं पर्सनली उनसे नहीं मिला। लेकिन पुलिस विभाग का जो खासकर पीएसआई दीपक पवार है, इनका अप्रोच, इनका ये कहना है, इनको पीड़ित परिवार वालों को, एक व्यक्ति को जब उन्होंने अंदर किया, बाकी 6 आरोपियों को ये बोलकर उन्होंने अंदर नहीं करा। या आप नोट करिए कि रिजर्वेशन हमको मिलेगा तो ही हम बाहर जा सकते हैं आरोपी को उठाने के लिए। पुलिस विभाग के पास में अनगिनत गाड़ियां मौजूद है, पुलिस विभाग को कई ऐसे कोटा रहते हैं जहां से उनको रिजर्वेशन कितने महीनों तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने पूरा मौका दिया, वो लड़कों ने पहले एंट्रीम बिल लिए, फिर एंटीसिपेटरी बिल लिए, पूरा मौका 6 दरिंदों को दिया गया। और बहुत शर्मनाक बात है, आज इनकी बेटी के साथ में हो, कल किसी भी बेटी के साथ में हो सकता है। अगर एक कॉलेज के अंदर होता है, कई लोगों को सबको पेट में औलादे लगी हुई है, कॉलेज के अंदर अगर ऐसी चीज हो रही होगी नागपुर के अंदर, तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं अभी जो मैंने बोला ना कि पीआई मंडोधारी का पूरा संरक्षण आरोपियों को दिखाई दे रहा है, उसका मेरा मकसद ही है। ये बहुत लॉजिकल आपने क्वेश्चन किया है कि अगर कोई किसी लड़की के साथ घटना हो रही है, और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कॉलेज में सीसीटीवी मौजूद रहता है। अभी हम प्रेस क्लब में बैठे, यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए 2-2 4-4। इतना बड़ा नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नहीं रहेंगे अवेलेबल। सिक्योरिटी गार्ड जब बैठा है, उसके सामने रजिस्टर है, उसको बुला करके उसको पीसीआर पे लेती है। अगर पुलिस के तेरे सामने किसने रजिस्टर खोल के लिखा इसके बारे में गंदे शब्द, वैजयंती मंडोधारी को इसके अंदर कार्रवाई नहीं करना था। उसकी वो है, इनके पास में पूरी कॉपी है, जेरॉक्स है। जी 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 जी। अच्छा, इसके अंदर में उनको ये तक के उनका काम था कि कम से कम हैंड राइटिंग मैच करते, जो सस्पेक्ट्स थे जिनके बारे में बताया जा रहा है कि मैडम ये इनका काम है, तो 7 लड़कों की अगर वो हैंड राइटिंग पे मैच करते तो भी उनको पता चलता। राइटिंग एक्सपर्ट्स रहते पुलिस के पास में, तो कौन लिखेगा? चौकीदार तो नहीं लिखेगा। नहीं, कैसा है मैडम, ये देखिए, जो लड़के इतने पावरफुल है कि कॉलेज के डायरेक्टर को मैनेज कर सकते हैं, तो चौकीदार को मैनेज करना, आप समझे नहीं। ये विषय ऐसा है कि चौकीदार कभी अपनी चौकी में केबिन में बैठा है या कभी वहां बैठा है, उसके सामने कोई बदमाश लड़का निकाल के अगर रजिस्टर में लिख रहा है, तो या तो लड़के से चौकीदार की साठगांठ है, या तो चौकीदार का ध्यान नहीं गया, या तो फिर खुद चौकीदार ने लिखा। अब इसके अंदर में कार्रवाई करने के लिए इतना जब दिमाग आपका और हमारा चल रहा है, तो क्या एक पीआई रैंक की व्यक्ति का दिमाग नहीं चल रहा होगा? इससे साफ समझ में आता है कि मंडोधारी को उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं करना था। तो मंडोधारी का ऐसा क्या लेना देना था लड़कों से? इसकी जांच होना चाहिए। और ऐसी पीआई आगे भी कई लोगों के लिए खतरा है। इतने बड़ी केस में आप सोचिए, ताज्जुब की बात है कि वो लड़की ने अपनी जान दे दी, मर गई वो लड़की है गरीब के घर की। ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अब निकलेगा मेरे मुंह से कि अगर ये बताओ कोई मंत्री संतरी या बहुत बड़े घर की लड़की रहती, उसका अगर कोई ऐसा दुपट्टा भी खींच देता ना, तो पूरे शहर में बवाल मच जाता। गरीब के घर की इज्जत नहीं है, गरीब के घर की लड़की की इज्जत को इज्जत नहीं है, या गरीब के घर की लड़की की जान की कोई कीमत नहीं है। ये इतने शर्म की बात है, छोटा सा कुछ खरोच किसी का था तो पूरे के पूरे मीडिया में क्या, पुलिस विभाग में क्या हलचल मच जाती है। वही सब चीजें हर जगह चलते हुए हमारे को दिखाई देती है। ये लड़की इसकी इज्जत पे हाथ डाल दिए, ये लड़की कॉलेज के डायरेक्टर के पास जा जाके तरस गई। रहम उसने कुछ नहीं करा, कोई कार्रवाई लड़कों पे नहीं करा। पुलिस स्टेशन गई, हल्की सी कार्रवाई की गई। सेकंड टाइम बार पुलिस स्टेशन की चप्पल घस गई इन लोगों की, कोई कार्रवाई वो पीआई ने नहीं करी। बाद में कॉलेज द्वारा इतना संरक्षण दिया दरिंदों को कि उनके जॉब पे जॉब लगते गए। सब करने के बाद में उसने अपनी जान दे दी। यानी आप सोचो कि उसकी इज्जत और उसकी जान की कीमत कितनी हल्की है प्रशासन की नजर में। उसने अपनी जब जान भी दे दी, तो उसके बाद में भी ये प्रशासन को पूरे तरीके से होश नहीं आया, और ये बहुत शर्म की बात है। ये दीपक पवार जैसा जो पीएसआई है, जो बेशर्मी कर रहा है, अभी भी बजाज नगर का पीएसआई है, ये अगर दरिंदों को या तो कोई बड़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपनी बेशर्मी जारी रखेगा, तो इसके खिलाफ में बहुत बड़े आंदोलन तो छोड़ो, तो चलते ही रहेंगे। इसकी नौकरी से इसको हाथ जरूर धोना पड़ेगा, और ये नागपुर शहर में आगे जाकर इसका एविडेंस हम जरूर आपको देंगे, अगर इसकी हरकतें अभी भी ये मामले में ऐसी जारी रहती है, या इसको संरक्षण इसका कोई बड़ा अधिकारी भी अगर देगा तो। कोर्ट का तो ट्रायल शुरू होने का, अभी चार्जशीट इन्होंने अभी पेश किया है, तो अभी हमने वही बोला है कि चार्जशीट पेश कर भी दी अगर, तो 173(8) के तहत जो चार्जशीट पेश करने के बाद में भी आरोपियों को जोड़ा जा सकता है, वो प्रोसेस पर काम होना चाहिए। देखिए, हमारा पुलिस प्रशासन के किसी भी अधिकारी से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो अधिकारी जहां भी गलत करेगा उसके खिलाफ हम जरूर वक्त करेंगे। ना इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना ही कोई पर्सनल दोस्ती है कि अगर गलत भी करेंगे तो हम इनका सहयोग करेंगे। मला मराठीमध्ये एफआर होता, पप्पा म्हणे माझी शपथ आहे तुम्ही तो एफआर नको वाचा म्हणे, आणि मी आजपर्यंत 22 पासून आता 3 वर्ष झाले पण ते एफआर कॉपी कधी वाचून नाही पाहिली, कारण की ती मला शपथ दिली आहे, पप्पा तुम्ही वाचायला नको, मी नाही वाचली, यांनी सांगितलं त्याच्यावरच विश्वास ठेवला आहे मी। माझ्या मुलीला न्याय मिळावा, इथले जे 3 आरोपी आहे यांच्यावरती गुन्हा दाखल व्हावा, आणि हे उरलेले 4 आरोपी यांनाही पोलिसवाल्यांनी आणावे, यांची जमानत रद्द करावी। बोलतो मी क्या क्या हुआ है उसका भी रिकॉर्ड अच्छे तरीके से भी निकाल लिया जाना चाहिए। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो केस बहुत आगे तक के रिट पिटीशन तक के भी लेकर जाया जाएगा। सर, बेल इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु आर स्टेइंग इन इंडिया, है ना, चाहे कोई गुजर जाए या चाहे ट्रायल चले। लेकिन क्या यशस्वी की माता पिता या उनके भाई इस तरीके से तैयार है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे और अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, पक्का वादा है, मैं बिक जाऊंगा, मेरी बेटी को न्याय देके जाऊंगा भाई। ऐसा भी तो हो सकता न्याय नहीं देते होंगे तो मैं अभी यहाँ पे सुसाइड कर लूंगा। है।
देखिए कहने का मतलब है कि आगे चल के ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको ये मैटर को क्लोज करने के लिए बोला जा सकता है। आज उसका बर्थडे भी है, आज उसका बर्थडे फिर राज करने में लड़ेंगे, हम क्लोज नहीं करेंगे, लड़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े तो भी लड़ेंगे, लास्ट तक के लड़ेंगे। देखिए मैंने इसीलिए कहा कि निर्भया की मां जब आखिरी तक लड़ सकती है तो यशस्वी की मां क्यों नहीं लड़ सकती। परंतु आप ये जानते हैं कि मेंस राइट्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि मर्दों के लिए कानून बने। मर्दों के लिए कानून तभी बनेंगे ना जब हमारी बिटिया, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी, तभी तो मर्दों के लिए कानून बनेंगे। तो बस जनता फाउंडेशन की आवाज मेरे सारे सब्सक्राइबर्स तक, मेरे देश के हर लोगों के तक पहुंचने की कोशिश यही है कि यशस्वी को न्याय मिले। और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज इज द एशियाज नंबर 1 कॉलेज ऑफ फायर, जिसमें रिप्रेजेंटेशन इंडिया को किया जाता है। क्या यहाँ के अधिकारी भूल गए कि उनको क्या करना चाहिए था? क्या उनके आवेदन उन्होंने नहीं लिए? बस इसी बात का सवाल मैं आपको छोड़ते जा रही हूँ, मुझे इसका जवाब आप दीजिए। विद कैमरामैन विवेक, I'm Latika Shami, प्रेस लेजेंड 24/7। थैंक यू सो मच।